हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है संस्कृति। तो वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट है ये निबंध के फॉर्म में लिखा गया है और पूरे निबंध में तुम लोगों को दो वर्ड्स मेनली देखने को मिलेंगे, वो है पहला संस्कृति एंड सेकेंड वर्ड है सभ्यता। तो इस पार्ट में हम लोग मिलकर संस्कृति और सभ्यता का पोस्टमार्टम करेंगे। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस एक्सप्लेनेशन से बाहर तुम्हारे एग्जाम में लिख कर ले लो कि कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं पूरे पार्ट को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। तो अब चलो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब तुम लोग इस वीडियो के मेन कैरेक्टर से मिलो, वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ भदंत आनंद, इस पार्ट का लेखक, और बीच बीच में मैं भी तुम लोगों को ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि तुम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो यार मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो पार्ट शुरू होता है और लेखक हमें बोलते हैं कि ऐसे दो शब्द जो सबसे कम समझ में आते हैं लेकिन इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, वो दो वर्ड्स है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर और सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। इन दो शब्द के साथ जब भी कोई विशेषण लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्द का जो थोड़ा सा अर्थ समझ में आता है वो भी गलत सलत लगने लगता है। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए हम लोग उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक यहाँ पे विशेषण है एंड सभ्यता यहाँ पे संज्ञा है। क्या ये एक ही चीज है या फिर दो अलग अलग चीजें हैं? अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं तो आखिर इसमें अंतर क्या है? चलो इसे हम लोग अपने तरीके से अच्छे से समझते हैं। तो अब तुम लोग इमेजिन करो उस समय को जब ह्यूमंस यानी कि मनुष्य को आग के बारे में नहीं पता था, और आज का समय तुम लोग देख लो कि हर घर में आज चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने सबसे पहले आग की खोज की होगी वो तुम लोग सोचो कि उस टाइम का कितना बड़ा इन्वेंटर रहा होगा। या फिर अब तुम लोग उस समय का इमेजिन करो जब ह्यूमंस को सुई धागे के बारे में नहीं पता था। जिस मनुष्य के मन में सबसे पहले ये आइडिया आया होगा कि लोहे के टुकड़े को घिसकर और उसके एक एंड को छेद करके और उस छेद में धागा पिरोकर दो कपड़े के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है, वो कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा। इन दो एग्जाम्पल पे आप लोग विचार कीजिए। पहली उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति की कोई भी चीज की डिस्कवरी कर सकने की योग्यता, तथा दूसरी चीज है आग की डिस्कवरी। ऐसे ही दूसरी सुई धागे के उदाहरण में पहली चीज है कि सुई धागे की आविष्कार कर सकने की कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस शक्ति, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पे सुई धागे और आग की डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुआ, वो है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति से जो आविष्कार हुआ, जिस चीज की खोज स्वयं उसने अपने लिए तो किया था लेकिन बाद में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है, उसे हम सभ्यता बोलते हैं। जिस इंसान में पहली चीज जितनी ज्यादा परिष्कृत मात्रा में होगी तो वो इंसान उतना ही परिष्कृत आविष्कर्ता बनेगा। परिष्कृत का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है शुद्ध। तो अगर कोई इंसान कुछ इन्वेंट कर रहा है तो वो अपने इन्वेंशन को कोई शुद्ध यानी कि कोई अच्छे काम के लिए यूज करेगा, तो वो इन्वेंटर यानी कि वो व्यक्ति शुद्ध यानी कि एक अच्छा आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति अगर बहुत ही परिश्रम से किसी चीज की खोज करता है तो उसकी संतान यानी कि फ्यूचर जनरेशन को वो चीज बिना प्रयास या मेहनत के पूर्वजों से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम पहले तुम लोगों को पता ही है कि बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, तो तुम लोग सोचो कि बहुत टाइम पहले
जो बल्ब का आविष्कार हुआ होगा वो कितनी ज्यादा मेहनत से हुआ होगा। एंड आज हम लोग फ्री में यानी कि बिना कोई मेहनत के यूज कर रहे हैं बल्ब को एंड उसका उपयोग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे समझाया गया है। जिस इंसान ने अपनी बुद्धि या विवेक या कह सकते हो कि ज्ञान की हेल्प से कुछ डिस्कवरी की, कुछ इन्वेंशन किया, वही इंसान, वही व्यक्ति एक संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और उसकी संतान यानी कि फ्यूचर जनरेशन को वो पर्टिकुलर इन्वेंशन फ्री में यानी कि विरासत में मिल जाती है। तो जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो सब ये तो होंगे, लेकिन संस्कृत बिल्कुल भी नहीं कहला सकते हैं। वो सब ये तो होंगे लेकिन एक संस्कृत व्यक्ति वो नहीं कहलाएंगे। यानी कि कह सकते हो कि हम लोग एक संस्कृत व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अपनी फ्यूचर जनरेशन की यानी कि अपने दादा परदादे या फिर उससे भी पहले की जो इन्वेंशंस है उसे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक सभ्य आदमी तो है लेकिन एक संस्कृत व्यक्ति नहीं है हम लोग। अब लेखक से तुम लोग इसका एक आधुनिक उदाहरण सुनो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की यानी कि ग्रेविटी की खोज की, जिसके कारण जो न्यूटन थे वो एक संस्कृत व्यक्ति थे। आज के युग के सारे स्टूडेंट्स न्यूटन के हर एक लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं एंड जानते हैं। एंड स्टूडेंट्स को वो सारी बातें भी पता है जो न्यूटन को मरते दम तक नहीं पता थी। ऐसा होने के बाद हम लोग सारे विद्यार्थी को न्यूटन से ज्यादा सभ्य तो बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूटन थे वो एक संस्कृत व्यक्ति थे जो कि स्टूडेंट्स नहीं है। आगे के पार्ट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि फायर यानी कि आग की खोज में पेट की आग यानी कि पेट की भूख की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। और सुई धागा के इन्वेंशन में ठंडी और गर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। साथ ही में शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का भी एक बहुत ही मेजर रोल रहा होगा सुई धागे के इन्वेंशन में। अब तुम लोग इमेजिन करो, मेरे साथ तुम लोग भी इमेजिन करो उस आदमी के बारे में जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पूरा बॉडी ढका हुआ है, यानी कि बेसिकली वो नंगू पंगू नहीं है, ठीक है, उसे ठंड नहीं लग रही है, उसकी सारी जो नीड्स है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। बेसिकली ऐसे आदमी के बारे में सोचो जो खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है एंड तारों को देख रहा है, आसमान को देख रहा है एंड तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति होगा, ये जो मनुष्य होगा वो चैन से नहीं सोएगा। उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी एंड अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करती होगी कि आखिर मोती से भरी हुई ये ऊपर थाली आखिर क्या है। बेसिकली कोई भी ह्यूमन का नेचर होता है कि ह्यूमंस चीजों को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है। आगे हमें ये बताया जा रहा है कि पेट भरना और तन को यानी कि अपने शरीर को कपड़ों से ढक लेना ये वास्तविक संस्कृति नहीं है। पेट भरे होने के बाद और तन ढके होने के बाद भी जो व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजों के बारे में सोचता रहता है एंड बेसिकली कुछ ना कुछ चीजों की डिस्कवरी में लगा हुआ रहता है, वो एक व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और कोई भी संस्कृत व्यक्ति कुछ ना कुछ नई चीज की इन्वेंशन यानी कि नई चीज की खोज में लगा हुआ रहेगा। हम जो आज के जमाने में सारी चीजें यूज कर रहे हैं जैसे कि कार, बाइक, एरोप्लेन, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसका बड़ा अंश हमें ऐसी सांस्कृतिक व्यक्तियों ने दिया है। यानी कि बेसिकली यहाँ हम लोगों को समझाया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की एंड वो रियल में एक संस्कृत व्यक्ति थे। हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर जनरेशन की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ये सारी चीजों की इन्वेंशन की ताकि वो अपने फ्यूचर जनरेशन की हेल्प कर पाए। इसका कुछ भाग हम लोगों को ऋषि मुनियों से भी प्राप्त हुआ है और उन्होंने कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते ये चीजें प्राप्त नहीं की है, बल्कि उनके अपने अंदर के सहज संस्कृति के चलते उन्होंने ये सारी चीजें प्राप्त की है। बेसिकली जो ऋषि मुनि रहते थे वो फोकस्ड इंसान रहते थे एंड उन्होंने कोई भी चीजों की डिस्कवरी की तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन के चलते की सोच के नहीं की, ठीक है। उन्होंने बेसिकली आगे के बारे में सोचकर नहीं किया कुछ भी। बेसिकली उनके अंदर
एक संस्कृति थी, एक शांति थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजों की इन्वेंशन की। रात के तारों को देखकर ना सो पाने वाले मनीषी मतलब ज्ञानी ही हमारे आधुनिक ज्ञान का एक ऐसा पुरुष करता है। भौतिक प्रेरणा और ज्ञानपेक्षा यानी कि ज्ञान की इच्छा, क्या ये दो चीजें ही मानव संस्कृति के जन्मदाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को खाना खिलाने के लिए जो मनुष्य अपने मुंह के निवाले का त्याग कर देता है, आखिर उसे ये बात क्यों और कैसे सूझती है? बीमार बच्चे को उसकी माँ रात भर गोद में लेकर बैठती है, तो आखिर माँ ऐसा क्यों करती है? सुना है रशिया के भाग्य विधाता लेनिन, जिसके डेस्क में हमेशा 2 रोटी रखी हुई होती थी, तो वो उस डबल रोटी को खुद ना खाकर अगले को यानी कि गरीबों को खिला दिया करता था। तो आखिर वो ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूर को सुखी देखने का सपना देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने अपने राज्य को छोड़ दिया ताकि वो इस संसार के दुखों के बारे में जान पाए एंड मनुष्य को यानी कि जो भी इंसान है उसे सही रास्ता दिखा पाए। तो इन सारे एग्जाम्पल में जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे लोग एक संस्कृत व्यक्ति हैं। अब आगे लेखक बोलते हैं, हमारी समझ में तो मानव संस्कृति की जो योग्यता आग सुई धागे की इन्वेंशन यानी कि आविष्कार कराती है, वो भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों के बारे में अलग अलग जानकारी या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवाती है, उपलब्ध करवाती है, वो भी मेरे नजर में एक संस्कृति है। और वो योग्यता जो किसी महामानव से सब कुछ त्याग करवाती है, वो भी एक संस्कृति है। अब इतनी सारी बातें संस्कृति के बारे में जानकर हम लोग ये जानते हैं कि सभ्यता क्या होता है। आखिर सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने का ढंग, ओढ़ने पहनने का ढंग, लड़ने काटने का ढंग, नाचने गाने का ढंग, ये सारी चीजें सभ्यता के अंदर आती है। अब लेखक एक बहुत ही बड़ा प्रश्न तुम लोगों से एंड सभी से पूछेंगे, जो तुम लोग खुद लेखक के मुंह से सुनो। मनुष्य की योग्यता ने बहुत सारी विनाशकारी चीजें भी बना ली है, जैसे कि परमाणु हथियार या कह सकते हो कि गन। तो ऐसी चीजें बनाने वाले मनुष्य एक संस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे या असंस्कृत मनुष्य कहलाएंगे? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर वो क्या कहलाएंगे, ठीक है? जिसने हथियारों का इन्वेंशन किया, ऐसी चीज के इन्वेंशन किया जिससे पूरी मनुष्य जाति भी खत्म हो सकती है या बर्बाद हो रही है आज के टाइम पे। इन सारे साधनों के बल पर जो मनुष्य है वो रात दिन आत्मविनाश करने में लगा हुआ है। उनको हम सभ्यता समझे या असभ्यता समझे, संस्कृति का कल्याण की भावना से पूरी तरीके से नाता ही टूट जाएगा, तो वो असंस्कृति बनकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का परिणाम असभ्यता के अलावा क्या हो सकता है? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का बोध होता है, वो ना तो संस्कृति है ना ही रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले इस संसार में कोई भी इंसान कोई भी चीज को पकड़कर नहीं बैठ सकता है। मानव संस्कृति एक अविभाजित वस्तु है जिसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वो अकल्याण की अपेक्षा में श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि अस्थायी है। इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा देन पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट एरिया में पिंड है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अनएंडिंग एजुकेशन लिख लोगे तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, फॉलो कर लेना। वहाँ तुम लोग मुझसे चैट भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।